हेलो नमस्कार बच्चों। और क्या हाल चाल है? आई होप सभी लोग ठीक ठाक ही होंगे। आज हम आप सभी के लिए कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा के लिए 2025-26 के लिए मॉडल पेपर गृह विज्ञान का लेकर आए हैं। आप सभी की बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर कक्षा 11 के बारे में भी कुछ लाया जाए, तो आज कक्षा 11 के लिए गृह विज्ञान का मॉडल पेपर लाया गया है। साथ ही बहुत जल्द हम और भी मॉडल पेपर लाएंगे, ठीक है। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं कक्षा 11 का मॉडल पेपर और देखते हैं। क्योंकि कक्षा 11 वालों के लिए मेन समस्या ये रहती है कि वे हाई स्कूल पास करके आए हैं, 10th पास करके आए हैं। उसके बाद जब वो फर्स्ट ईयर में आते हैं, इंटर क्लासेस में आते हैं, तो सिलेबस जो है हाई स्कूल की अपेक्षा बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल का हो जाता है, बहुत ज्यादा भयानक सिलेबस लगता है। इसलिए हम परीक्षा के बारे में, उसके प्रश्न पत्र के बारे में विधिवत चर्चा कर लेंगे, जिससे उनके जो वार्षिक पेपर होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, अर्थात लगभग ये फरवरी के लास्ट में जो होंगे, तो जो भी वार्षिक पेपर होने वाले हैं 25-26 के, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आइए देर ना करते हुए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर देखें, क्योंकि आपको इससे पहले भी हम बार बार बता चुके हैं, इंटर क्लासेस के चाहे फर्स्ट ईयर हो या 12th हो, उसके कोई भी पेपर होते हैं, उनमें समय जो होता है वो समय 3 घंटे 15 मिनट का ही होता है। तो इसमें समय कितना है? 3 घंटा 15 मिनट। और कौन सी विषय के लिए? गृह विज्ञान कक्षा 11 के लिए, ठीक है। पूर्णांक यहाँ पर 70 का है, पूर्णांक 100 का भी हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, तो उसके ये 30 नंबर नहीं जोड़े गए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सब्जेक्टिव अर्थात लिखित के जो है वो 70 नंबर है। इसके बाद अगर देखें, कह रहा नोट प्रारंभ के 15 मिनट छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं वो विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद कह रहा सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, क्योंकि हमें 100% अगर अंक अर्जित करने हैं तो कोई प्रश्न छोड़ना नहीं होगा, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रश्न संख्या 1 से जो 4 तक है वो सभी विकल्पी प्रश्न हैं। जो प्रश्न संख्या 1 से 4 तक है वह सभी कौन से टाइप के प्रश्न हैं? विकल्पी टाइप के प्रश्न हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 से 10 जो है वो अति लघु उत्तरी है, और प्रश्न संख्या 11 से 15 लघु उत्तरी है। तथा जो लास्ट में 3 प्रश्न है, कौन से? 16 नंबर, 17 नंबर और 18 नंबर, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। कौन से हैं? ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। इसके बाद कहा गया है कि जो भी यहाँ पर प्रश्न है उनके सम्मुख उनके मार्क्स जो हैं वो अंकित कर दिए गए। अर्थात कोई भी प्रश्न चाहे विकल्पी का ले लो, कितने नंबर का है उसके सम्मुख अंकित है। इसी प्रकार अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी सभी प्रश्नों के अंक जो है उनके सामने अंकित कर दिए गए हैं, ठीक है। तो देर ना करते हुए सबसे पहले आपको पता है कि जो प्रश्न संख्या 1 से 4 तक है, उसमें 1 से 4 तक में आपको कौन से प्रश्न मिलेंगे? 1 से 4 तक आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए और बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न कह रहा, हालांकि आपको पता है इसमें तो एकदम हलवे टाइप के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, चाहे बहुविकल्पी हो या अति लघु उत्तरी हो, सभी एकदम हल्के टाइप के प्रश्न पत्र आते हैं। गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र हैं। गृह विज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र हैं? ठीक है। तो गृह विज्ञान के संसाधन व्यवस्था, वस्त्र परिधान, वस्त्र एवं परिधान, और उसमें का और खा दोनों, भोजन व्यवस्था। तो आप सभी लोग जल्दी से बताइए इसमें कौन कौन से हो जाएंगे। सभी लोग जल्दी से पहले जुड़ जाइए मैक्सिमम संख्या में, और जल्दी से आप सभी लोग बताइए, जल्दी से पहले जुड़ जाए और सभी लोग बताइए कि इसमें कौन सा हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखें, गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं? संसाधन व्यवस्था और वस्त्र एवं परिधान, और क्या कह रहा है? का और खा कह रहा है, और भोजन व्यवस्था। तो आपको पता है कि इसमें जो होगा गृह विज्ञान के क्षेत्र, संसाधन व्यवस्था भी है, वस्त्र एवं परिधान भी है। इसका मतलब अगर देखें सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा सुटेबल इसका आंसर गा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गा हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे, जल्दी से, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, आइए देर ना करते हुए, ठीक है। देखा जाए अगला प्रश्न, ठीक। अगले प्रश्न में अगर हम देखें क्या कह रहा है, गृह विज्ञान के शिक्षा का हाँ ठीक, देखिए दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है गृह विज्ञान
ठीक है। गृह विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में क्या लाना है? साधनों और सेवाओं में सुधार लाना है, व्यक्ति की धन की व्यवस्था करना है, व्यक्ति की परिसज्जा की व्यवस्था करना है। किसकी व्यवस्था करना है? परिसज्जा की व्यवस्था करना है। और कह रहा है ये सभी, तो जल्दी से सभी लोग बताएं इसमें कौन सा हो जाएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है व्यक्ति की परिसज्जा की व्यवस्था करना है, व्यक्ति की धन की व्यवस्था करना है, और क्या कह रहा है? ये सभी। जल्दी से सभी लोग उत्तर बताएं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे कौन सा इसका होने वाला है। ठीक है। बहुत सारे आंसर दे भी रहे हैं बहुत सारे लोग। तो इसमें अगर देखें, कह रहा गृह विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? साधनों और सेवाओं में सुधार लाए। अर्थात क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, उनका अच्छे तरीके से उपयोग करके अच्छे तरीके से उपयोग करें और गुणवत्तापूर्ण जो भी है काम किए जा सके। सेवाओं में सुधार मतलब अधिक कुशलता वाले कार्य किए जा सके। ठीक है, कोई समस्या? अगला देखिए, कह रहा वास्तविक स्वरूप आदर्श स्वरूप में अंतर किस अवस्था में अत्यधिक परेशान करता है? पूर्व बाल्यकाल में, उसके बाद उत्तर बाल्यकाल में, किशोरा अवस्था में, युवा अवस्था में। तो इसमें अगर देखें सबसे ज्यादा अगर देखें परेशानी व्यक्तियों को कब होती है? कब? कह रहा है कि पूर्व बाल्यकाल में। वास्तविक स्वरूप, वास्तविक और आदर्श। वास्तविक का मतलब क्या होता है? वास्तविक का मतलब जैसे हम हैं वैसे होना, और आदर्श का मतलब ऐसा हमें होना चाहिए। थोड़ा समझिए दोनों में क्या अंतर है। वास्तविक स्वरूप का मतलब क्या है कि जैसे हम हैं ये वास्तविक स्वरूप है, और आदर्श का मतलब हमें वैसा होना चाहिए। जैसे हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में मान लेते झूठ बोलते हैं, तो ये वास्तविक स्वरूप है। नहीं बोलना चाहिए, ये आदर्श स्वरूप है। और जैसे देखिए, हमें सदैव बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो हमें सदैव बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये आदर्श स्वरूप है। अगर करते जो करते हैं, मान लेते करते या नहीं करते हैं, वो वास्तविक स्वरूप हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे वास्तविक स्वरूप और आदर्श स्वरूप। तो पूर्व बाल्यकाल अवस्था में, उत्तर बालकाल अवस्था में, किशोरावस्था में। तो आपको पता है कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में हो जाएगा। इसके बाद जरा देखिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है पहचान के तत्व क्या कह रहा है? कह रहा है पहचान के तत्व में शामिल है। पहचान के तत्व में शामिल है, क्या शामिल है? कौशल, अनुभवी, स्वाभिमान, संकल्प। अगर देखिए इसमें सबसे ज्यादा मतलब इस विकल्प के लिए अगर देखिए सबसे ज्यादा उत्तम विकल्प कौन सा हो जाएगा? पहचान के तत्व में खुद की पहचान कैसे करेंगे? कौशल, अनुभव, स्वाभिमान, संकल्प। तो इसमें अगर देखें तो सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? स्वाभिमान सही लग रहा है। कौन सा सही लग रहा है? स्वाभिमान सही लग रहा है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व हैं। कौन कौन से? विटामिन है, खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा है। इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या कह रहा है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व हैं विटामिन, और कौन से हैं? खनिज लवण, और कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, और कौन से हैं? इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना कि ऊर्जा कौन प्रदान करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करते हैं, प्रोटीन और वसा। ठीक है। अगला देखा जाए तो अब क्वेश्चन नंबर 1 हम समाप्त कर लिए। कौन सा समाप्त कर लिए? क्वेश्चन नंबर 1 हम समाप्त कर लिए। अगला देखा जाए तो अगला जरा देखिए, कह रहा पोषण का अर्थ है। किसका अर्थ है? पोषण का अर्थ। जरा पढ़ते हैं पोषण का अर्थ क्या होता है। पोषण का अर्थ जरा देखते हैं। तो इसमें कह रहा पोषण का अर्थ है, कह रहा है रुचिकर आहार प्रदान करना। दूसरा, स्वादिष्ट एवं भरपेट भोजन ग्रहण करना। मतलब जो आपको अच्छा लग रहा है वो भोजन प्राप्त करना, शायद ये पोषण का मतलब नहीं होगा। कह रहा स्वादिष्ट एवं भरपेट खाना खाना, तो इसमें वैसे भी ये नहीं होगा। इसके बाद कह रहा ग्रहण किए, ये तो दोनों वैसे भी गलत हो जाएंगे। कह रहा ग्रहण किए गए आहार का पाचन हो जाना, मतलब जो भी ग्रहण किए हो उसका अगर पाचन हो गया तो क्या पोषण है? इसके बाद देखते हैं, कह रहा ग्रहण किए गए आहार के पोषक तत्वों को आत्मसात करना। तो अगर देखें तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 2 का घा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 2 का घा हो जाएगा। समझ में आया यहां तक? कोई समस्या?
कोई दिक्कत? अगला देखा जाए, अगला देखिए। इसके बाद, क्योंकि आप खुद देखिए पोषण का मतलब पूछ रहा था तो इसमें से आप देख सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा मानव निर्मित रेशे कितने प्रकार के होते हैं? मानव निर्मित रेशे कितने प्रकार के होते हैं? एक कह रहा एक प्रकार का, दो प्रकार का, तीन प्रकार का, चार प्रकार का। तो आप सभी को पता है, पढ़ चुके हैं कि मानव निर्मित रेशे कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। अगला जरा देखिए, कह रहा है, अब जल्दी से आप लोग खुद आंसर बताने की कोशिश कीजिए, जल्दी से। क्या कह रहा है? कह रहा है इन कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती हैं। कौन कौन से कपड़े हैं? सूती कपड़ा, ठीक है, सूती कपड़े में तो बहुत ज्यादा सिलवटें पड़ती हैं, आपको पता है। ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़े में क्या सिलवटें पड़ती हैं? इसके बाद क्या कह रहा है? रेशमी कपड़ा, ये सभी तो आपको पता है, ये सभी तो वैसे भी गलत हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि क्या रेशमी कपड़ों में या सूती कपड़ों में पड़ती हैं? क्या ऊनी कपड़ों में कभी सिलवटें पड़ती हैं? जो आप स्वेटर पहने हैं या हम जो जैकेट पहने हैं, क्या इसमें सिलवटें पड़ती हैं? तो शायद इसमें नहीं। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? ऊनी कपड़ा हो जाएगा। जल्दी से देखिए, कौन सा हो जाएगा? ऊनी कपड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऊनी कपड़े में नहीं पड़ती हैं। अगला देखते हैं, अगला जरा देखिए। कह रहे व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल, आप लोग वीडियो कॉल करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से? व्हाट्सएप का यूज किए हो वीडियो कॉल में? देखिए, किस संचार के माध्यम का भाग है? एक तो पारस्परिक क्रियात्मक प्रसारण, ठीक है। उसके बाद आपसी संदेश प्रसारण, ये भी है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी किया जा सकता है। पारस्परिक क्रियात्मक प्रसारण के लिए भी किया जा सकता है, और आपसी संदेश प्रसारण के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब इसमें ये भी होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी होगा। तीनों सही है, तो इसमें कौन सा लगाएंगे? ये सभी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। अब जरा अगला देखिए, क्या कह रहा है? कह रहा है किसी परिवार में स्थान व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं। किसी परिवार में स्थान व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें कह रहा परिवार के पास उपलब्ध साधन, परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, ठीक है। नंबर तीन, जो तीसरा विकल्प हो, क्या कह रहा है? कह रहा परिवार में सदस्यों की संख्या, ठीक है, सदस्यों की संख्या, और ये सभी। आप खुद देखिए, कह रहा स्थान व्यवस्था, किसी परिवार को स्थान व्यवस्था कैसे प्रभावित करती है? तो सिंपल सा, मान लेते हैं अभी हम ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहां पर सब चीजें उपलब्ध हो सकती है, पानी भी और खाने पीने वाली सामग्री भी अच्छे तरीके से उपलब्ध हो सकती है। वहां पर अगर व्यक्तियों की संख्या भी ज्यादा है तब भी कोई समस्या नहीं होगी। और सपोज कर लेते हैं हम ऐसे स्थान पर उपस्थित, जैसे रेगिस्तानी इलाका है, जहां पर पानी की भी समस्या है, अनाज की भी समस्या है, और ढेर सारी समस्याएं हैं। मौसम की वहां पर समस्या है, आप देखिए बारिश नहीं होगी, गर्म बहुत ज्यादा होगा। तो वहां पर आप देखिए स्थान जो है वो भी तो प्रभावित करता है परिवार को, उसके सदस्यों की संख्या को भी प्रभावित करेगा, आर्थिक सामाजिक गतिविधियां भी प्रभावित होगी, और जो परिवार के पास साधन है वो भी कम मात्रा में भी होंगे। ये भी तो हो सकता है। अगर सपोज कर लेते हैं कि वातावरण अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, सब चीजों की उपलब्धता है, तो वहां साधन भी अधिक हो सकते हैं। इसका मतलब कोई एक नहीं, ये भी सही हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ये सभी हो जाएंगे। कौन सा होगा? ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहां तक हो गए। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको पता है कितने? 4। क्वेश्चन नंबर 4 तक, 1 से 4 तक हमें विकल्पी प्रश्न मिलने वाले हैं। तो जरा देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला विकल्पी है, कह रहा है सामान्यतः भारतीय परिवारों में, सामान्यतः भारतीय परिवारों में गृहिणी के लिए सुबह का समय कहलाता है सैर करने का, पूजा करने का, मनोरंजन करने का, अत्यधिक कार्य करने का। तो आप सभी को पता है कि सुबह का जो समय होता है उसी समय बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए खाना बनाना, और अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें तैयार करना, ये हो गया। बड़े लोग अगर कहीं ऑफिस वगैरह जा रहे हैं तो उनके लिए लंच बॉक्स तैयार करना, और भी अदर काम हो गए, खाना बनाना। तो इसका मतलब सुबह का समय अगर देखें तो एक गृहिणी के लिए बहुत व्यस्तता का समय होता है,
बहुत ज्यादा कार्य करने का समय होता है। अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो सुबह उनका ध्यान रखना, क्या उन्हें चाहिए सुबह के समय, चाय मिली नहीं मिली। तो सुबह अगर देखेंगे तो गृहिणी के लिए बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। तो इसमें अगर देखें तो बहुत ज्यादा व्यस्तता का समय होता है। इसका मतलब इसका कौन सा हो जाएगा, इसका सबसे लास्ट वाला विकल्प ही हो जाएगा कि अत्यधिक कार्य करने का समय होता है। इसके बाद कह रहा गुजरात ने अपनी शैली विकसित की थी। गुजरात ने अपनी शैली विकसित की थी कांचीपुरम की, किनखौब की, बालूचर की, पियठानी की, पियठानी की। तो इसमें एक बार फिर से देखें, गुजरात ने अपनी शैली विकसित की थी, कौन सा पहला है सही, दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन सा पहला, कांचीपुरम। आप सभी ध्यान रखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें खा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, खा वाला हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सालों के डिजाइन, जो साले होती हैं इनकी डिजाइन किस प्राकृतिक सौंदर्य को चित्रित करती हैं। ठीक है, इसमें नंबर एक क्या है, नंबर एक शिमला है, नंबर दो काश्मीरी है, नंबर तीन पटना है और नंबर चार आगरा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सालों की डिजाइन किस प्राकृतिक सौंदर्य को प्रतिचित्रित करती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें काश्मीरी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, काश्मीरी हो जाएगा। अगला देखिए, इसके बाद अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुव्यवस्थित विकास में शामिल है। सुव्यवस्थित विकास में शामिल है, शारीरिक विकास को कहते हैं, इसके बाद संज्ञानात्मक विकास को कहते हैं, मनोवैज्ञानिक विकास को कहते हैं, या इन सभी को, इन सभी को। सुव्यवस्थित विकास का मतलब होता है एकदम व्यवस्थित तरीके से, किस क्षेत्र में कैसे कैसे विकास करना है उसका एक पहले से टाइम टेबल बनाया गया, एकदम व्यवस्थित तरीकों को, व्यवस्थित तरीके से सुव्यवस्थित। ठीक है, तो वही कहा गया है। तो चाहे शारीरिक विकास हो या संज्ञानात्मक विकास हो अर्थात बौद्धिक विकास कह सकते हैं, या मनोवैज्ञानिक विकास हो, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। इसका मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा, सबसे लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसके बाद फिर वही क्वेश्चन शायद रिपीट कर गया कि पोषण का अर्थ क्या है। एक बार देखते हैं क्या पोषण का अर्थ है। तो पोषण का अर्थ है नंबर एक, रुचिकर आहार प्रदान करना, मतलब जो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगे। उससे जरूरी थोड़ा हमें पोषण प्राप्त ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। स्वादिष्ट एवं भरपेट आहार प्रदान करना, ये भी पोषण का मतलब नहीं है। पोषण का मतलब कि जो हमारे शरीर की मरम्मत के लिए, वृद्धि के लिए जो हमें आवश्यक तत्व चाहिए, खनिज लवण चाहिए, वो हमें मिल पा रहे नहीं मिल पा रहे। तो हम जो खाना पसंद करते हैं उससे मिलेंगे तो जरूरी नहीं, क्योंकि हम फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं तो उससे मिलेंगे, ये तो जरूरी नहीं है। उसके बाद स्वादिष्ट एवं भरपेट आहार ग्रहण करना, इससे भी जरूरी नहीं है। ग्रहण किए गए आहार का पाचन, ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि जब हम पोषण ऐसा करेंगे तभी तो उसका पाचन होगा। ग्रहण किए गए आहार के पोषक तत्वों को आत्मसात करना, इसका मतलब इसका कौन सा हो जाएगा, इसका घा वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका घा वाला हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा स्वास्थ्य से आशय है, स्वास्थ्य से आशय। तो स्वास्थ्य का मतलब हम ठीक है, अब ठीक किस प्रकार से, बात है स्वास्थ्य, अगर हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ का मतलब क्या है, हम ठीक है। ठीक किस प्रकार से, शारीरिक रूप से, हमारे शरीर में कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, फिजिकल का मतलब जैसे शरीर पर कहीं पर चोट वगैरह तो नहीं लगी, कोई घाव तो नहीं है। दूसरा, मानसिक रूप से क्या ठीक है, मानसिक रूप से कोई चिंतन मनन तो नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोई कष्ट में मानसिक रूप से तो नहीं डूबे हैं। हालांकि आजकल लोग डूबे रहते हैं, उनकी पर्सनल समस्या होती है। ठीक है, तो और संज्ञानात्मक रूप से, तो अगर देखें शारीरिक रूप से कोई समस्या तो नहीं, मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से, अगर इन सभी रूप से कोई समस्या नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। क्या कह सकते हैं, व्यक्ति स्वस्थ है। स्वस्थ सिर्फ अगर हमें मान लेते बुखार नहीं है, सर दर्द नहीं हो रहा, पेट में दर्द नहीं है, हाथ पैर ठीक है, तो इससे हम स्वस्थ नहीं कह सकते हैं। अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, मानसिक शारीरिक इन सभी रूप से अगर हम स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, तो उस व्यक्ति को कहा जा सकता है कि वो समस्या में नहीं अर्थात पूर्णतया स्वस्थ है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले कह रहा धन का संग्रहण, संग्रह,
धन का संग्रह मतलब धन को संचित करना होता है महीनों में, धन संचय सिर्फ महीनों में हो जाता है, लंबे समय तक होता है, व्यापार से होता है, व्यक्तिगत रूप से होता है। तो आपको पता है धन का जो संचय होता है ये कोई एक दो दिन की बात तो नहीं है, महीनों की बात तो नहीं है, व्यक्तिगत खुद से तो नहीं, बहुत सारे लोग कर सकते हैं, व्यापार से कोई जरूरी तो नहीं है। इसका मतलब धन का जो संग्रह है या संचयन है वो लंबे समय तक होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि वस्त्रों के फिनिशिंग में आता है स्टार्च लगाना, वस्त्रों के फिनिशिंग में आता है स्टार्च लगाना, नील लगाना, इस्त्री करना, ये सभी। तो जल्दी से आप सभी लोग बताएं कि वस्त्रों के फिनिशिंग में कौन कौन आता है। इसमें क्या होगा, स्टार्च लगाना होगा, क्या होगा, स्टार्च लगाना होगा, नील लगाना होगा, इस्त्री करना होगा, या ये सभी। तो आपको पता है स्टार्च लगाना भी, नील लगाना भी, इस्त्री भी करना, क्योंकि इस्त्री करने से कपड़ों में चमक आ जाती है और सिलवटें दूर हो जाती हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा पोषण, हाँ अगला कह रहा पोषण और के बीच घनिष्ठ संबंध है। पोषण और विज्ञान के बीच, पोषण और संतुलित, पोषण और स्वास्थ्य, पोषण और परिवेश। अगर हम स्वस्थ हैं तो संतुलित, विज्ञान और ये सब ठीक रहेगा। इसका मतलब किसके बीच घनिष्ठ संबंध है, पोषण और स्वास्थ्य के बीच घनिष्ठ संबंध है। किसके बीच, पोषण और स्वास्थ्य के बीच घनिष्ठ संबंध है। अगला देखिए क्या कह रहा है, शैशव अवस्था आरंभ होती है, शैशव अवस्था आरंभ होती है, कब आरंभ होती है, 4 से 5 माह, 4 से 6 माह, 4 से 8 माह, 4 से 12 माह। तो शैशव अवस्था जो है वो लगभग 4 से 10, 4 से 12 माह मानी जाती है। ठीक है, कब से, 4 से 12 माह तक मानी जाती है। ठीक है, कोई समस्या। अब यहां तक हमने सभी विकल्पी समाप्त कर लिए हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न किस टाइप के मिलेंगे। जरा जल्दी से इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे देखें क्या कह रहा है, डाइटेक्स, डाइटिक्स में शिक्षा प्राप्त करके कहाँ कार्य कर सकते हैं। डाइटिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि डाइटिक्स क्या होता है। तो आपको पता है कि अस्पतालों में जो डाइटिशियन होते हैं उन्हें डाइटिक्स कहते हैं। अर्थात अगर डाइटिक्स की शिक्षा हम प्राप्त कर चुके हैं तो अस्पतालों में डाइटिशियन के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, डाइटिशियन रूप में हम कार्य कर सकते हैं, कहां पर, अस्पतालों में। इसके बाद कह रहा भावनात्मक आयाम की परिभाषा दीजिए। तो भावनात्मक क्या होता है, जैसे आपको पता इमोशनल, अगर भावनात्मक की इंग्लिश देखिए तो इमोशनल हो जाएगा। तो इमोशनल का परिभाषा, अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लेते हैं दुखी हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, खुश रहता है, तो ये जो भी वो क्रियाएं कर रहा है वो किसके अंतर्गत आएंगी, भावनात्मक आयाम के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का है क्या कह रहा है, खाद्य वर्गों की जानकारी से हमें क्या लाभ होगा। खाद्य वर्ग का मतलब जो खाने की सामग्री है, खाने की सामग्री, खाने की सामग्री की अगर हमें जानकारी मिल जाए, खाने की सामग्री, अगर हमें खाने की सामग्री की जानकारी मिल जाए तो हम क्या करेंगे, हमें यह पता चल सकता है कि खाने की सामग्री कितने समय तक सुरक्षित रखी रह सकती है, कितने समय तक ये व्यवस्थित तरीके से अगर रख दें तो खराब नहीं होगी। तो अगर हमें सभी खाद्य वर्गों के बारे में जानकारी मिल जाए तो उस हिसाब से हम अपना अरेंजमेंट रखने का कर सकते हैं, उस हिसाब से सामग्री को खा सकते हैं। जैसे मान लेते कोई सामग्री है अगले दिन ही खराब हो जाएगी तो इसी दिन खा लेते, जैसे मान लेते बहुत सारी सामग्री है 2-2 3-3 मंथ चल सकती हैं तो उस हिसाब से उन्हें व्यवस्थित करेंगे। अगला अगला कह रहा है, अगला 6 का खा, वस्त्र परिष्करण, ठीक है, किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि वस्त्रों पर जो भी जैसे नील लगाना, अभी आपको बताया कलर लगाना हो गया, और उसमें इस्त्री करना अर्थात प्रेस करना, तो ये जो भी क्रियाएं होती हैं सब इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद कह रहा आधुनिक संचार माध्यम किसे कहते हैं। आधुनिक संचार माध्यम, संचार का मतलब वार्तालाप, माध्यम का मतलब एक तरीका, किससे कर रहे हैं। तो आपको पता है आधुनिक संचार के माध्यम जैसे हैं, तो आपको पता है तो सबसे ज्यादा तो देखे आजकल का आधुनिक संचार माध्यम वो कौन है, वो फोन है।
क्या है? मोबाइल फोन है। और भी कौन से हो सकते हैं? टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब आधुनिक संचार के माध्यम है। बृहत पोषक तत्वों की परिभाषा, बृहत का मतलब ब्रॉड लेवल पर, बृहत का मतलब क्या हो गया? ब्रॉड लेवल पर पोषक तत्वों की परिभाषा, इसका मतलब जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हो, तो उस वस्तु को क्या बृहत पोषक तत्व वाली वस्तु कह सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए 8 का कह रहा समय की व्यवस्था किसे कहते हैं? समय की व्यवस्था मतलब जो भी हमारे पास समय है, अगर इसको हम पहले से अरेंज कर लें कि इतने समय में ये कार्य करना है, इतने समय में ये कार्य करना है, पहले से सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से अगर कोई भी कार्य करेंगे तो सभी कार्य भी हो जाएंगे और कार्य में अधिक कुशलता आएगी और अधिक गुणवत्ता आएगी। ठीक है। जैसे मान लेते कोई कार्य करना है कि हमें पढ़ना है, तो ये सब्जेक्ट इतने समय तक पढ़ना है, 2 घंटे तक पढ़ना, वो इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि 2 घंटे में मस्तिष्क में बैठ जानी चाहिए। ठीक है। अगला, भारतीय वस्त्र कला की प्राचीनता के बारे में जानकारी किन ऐतिहासिक स्रोतों से मिल सकती है? अर्थात कह रहा है कि भारतीय जो वस्त्र की कला है, वो प्राचीनता जो प्राचीनतम है, उसकी जानकारी कहाँ से मिल सकती है? ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखें, जो पहले के वस्त्र हैं, इनकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो आप खुद सोचिए कि प्राचीन की जानकारी कहाँ से मिलेगी? गुफाओं से मिलेगी, चित्रकारिता से मिलेगी कि पहले लोग कैसे वस्त्र पहनते थे, किस प्रकार के। तो गुफाओं में जो चित्र बने हैं, चित्रकारी जो की गई है, उन्हीं से तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद क्या करा, विकास से क्या अभिप्राय है? विकास क्या है, विकास क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद कह रहा है स्वास्थ्य के लक्षणों को किन किन वर्गों में बांटा जाता है? अगला क्वेश्चन अगर देखें 10 नंबर, कह रहा है शैशवावस्था के परिधान की कोई दो एक विशेषता बताइए। अभी इससे संबंधित ऊपर क्वेश्चन आया था। अगला देखिए, कह रहा क्वेश्चन नंबर 10 का खा जो है, कह रहा नैलान की कोई एक विशेषता बताइए। नैलान से क्या क्या बनाया जाता है, आप ये बता सकते हो। नैलान की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में जानकारी दे सकते हो। और आप ये बता सकते हो कि गृह कार्यों में नैलान का उपयोग कहाँ किया जाता है, एक गृहिणी नैलान का उपयोग कैसे कर सकती है। ठीक है। तो ये हमारे थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हमारे पास कौन से प्रश्न है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है। अब कौन से प्रश्न है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। जरा इनके बारे में जल्दी से देख लेते, कौन कौन से प्रश्न है। एक तो प्रश्न नंबर कौन सा है? 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। इनके बारे में जल्दी से देख लेते हैं। तो देखते हैं जल्दी से। जैसे इसमें पहला क्या कह रहा है कि निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकार करने से क्या अभिप्राय है? निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकार करने से क्या अभिप्राय है? निर्णय का मतलब है कि जैसे कोई कार्य करना है, तो हमने निर्णय लिया कि ये कार्य किया जाएगा। ठीक है। जैसे किसी कार्य में अगर किसी भी कार्य को करना है, तो हमने ये निर्णय लिया कि ये कार्य किया जाएगा। अब कार्य हो जाने के बाद उसका जो पॉजिटिव या उसका जो निगेटिव आते हैं, उसके जिम्मेदार जब हम निर्णय लिए थे तो हम ही होंगे। अगर उससे कोई लाभ होता है तब भी जिम्मेदार हम हैं, अगर कोई हानि होती है तब भी जिम्मेदार उसके हम ही होंगे। इसका मतलब होता है निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना। मतलब किसी काम के प्रति निर्णय लिए कि ये कार्य किया जाएगा, उसके बाद उसमें जो सकारात्मक दृष्टियां होंगी, नकारात्मक दृष्टियां होंगी, सभी के जिम्मेदार हम ही होंगे। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, अल्प पोषण के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं? आपको पता है, अगर अल्प पोषण होगा तो बहुत सारी बीमारियों का व्यक्ति शिकार हो सकता है। जैसे बीमारियों की बात करें तो हाइट ना बढ़ना, और जैसे दुबलापन, ये भी हो सकता है, घेंघा हो गया, ये बहुत सारे रोग हो सकते हैं। ठीक है। अल्प पोषण के कारण बहुत सारे रोग हो सकते हैं। इसके बाद अगला 13 नंबर प्रश्न देखिए, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए घर में पर्याप्त वायु संचार का क्या महत्व है? मतलब वायु संचार का मतलब वायु, स्वस्थ वायु या प्राकृतिक वायु कह सकते हैं, या ताजी हवा का आवागमन घर में बना रहना चाहिए। ठीक है। एक स्वस्थ मतलब सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं घर ऐसी जगह है जहां पर फैक्ट्री लगी, वहां से बहुत ज्यादा प्रदूषण निकल रहा है और वायु में मिल रहा है, जिससे वायु वहां की दूषित है। अगर वहां पर घर है तो जो एयर होगी वही घर पर जाएगी, घर के अंदर। और जब हम प्रदूषित हवा सांस के रूप में लेंगे तो उससे हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जैसे क्षय रोग हो सकता है और भी समस्याएं हो सकती हैं।
ठीक है। तो एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए घर में पर्याप्त वायु का संचार अर्थात जो ताजी हवा है उसका आवागमन होना ही चाहिए, नहीं तो बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के साथ आप किसको जोड़ते हैं? निम्नलिखित शब्दों के साथ आप किसको जोड़ते हैं? एक तो शब्द कौन सा है? फुलकारी है, कसूती है, कसीदा है, कांथा है और चिकनकारी है। ठीक है, इसके बारे में बता देना कि ये शब्द क्यों, इससे शब्द का मतलब क्या है, कसीदा का मतलब क्या, कांथा का मतलब क्या, चिकनकारी का मतलब क्या है। इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है बचपन में मोटापे में वृद्धि हो रही, कारण बताइए। बचपन में मोटापे में वृद्धि होने का कारण यह है कि पोषण सही से नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, पोषण सही से नहीं मिल पा रहा तो बच्चे बहुत ज्यादा रोगों के शिकार हो रहे हैं, या उन्हें कार्य नहीं मिल रहा है, कार्य करना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं, ये सब समस्याएं हो रही, इस कारण से बचपन में मोटापा में वृद्धि हो रही। स्वयं शब्द से क्या अभिप्राय है? समझाइए उदाहरण देकर, इसके विभिन्न आयामों पर भी चर्चा कीजिए। स्वयं का मतलब खुद, इसके बारे में आपको बताना है। भोजन के कोई 5 कार्य, भोजन क्या करता है, तो भोजन क्यों आप करते हैं? जिससे आपको ऊर्जा प्रदान हो, ऊर्जा प्रदान होकर क्या हो, जिससे आप चल सकें और बात कर सकें, शरीर में वृद्धि हो सके, पाचन क्रियाएं संचालित हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार का पोषण आपको प्राप्त हो सके। तो इसमें कह रहा है कि कोई 5 कार्य बताइए। कह रहा है समय और कार्य विधि योजना के विभिन्न चरणों पर चर्चा कीजिए। और उसके बाद कह रहा है पूरक आहार के लिए कौन सी, पूरक आहार के लिए कौन सी दिशा निर्देश बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगला लास्ट जो प्रश्न है हमारे पास, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बताए थे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 16, 17, 18 और इसके दो दो प्रश्न, या तो ये करिए या फिर ये करिए या फिर अथवा में ये करिए या फिर अथवा में ये। कह रहा विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों के कार्य और उनके स्रोतों को लिखिए। और कह रहा संचार शब्द से आप क्या समझते हैं? तो संचार का मतलब इससे पहले ऊपर हम बता चुके हैं। और कह रहा मौखिक और गैर शाब्दिक संचार की विभिन्न विधियां क्या हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप ये देख पाए हैं कि कक्षा 11 का जो मॉडल पेपर ग्राफ विज्ञान का आएगा वो किस प्रकार का आएगा, कितने विकल्पी प्रश्न है, ठीक है, कितने अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, कितने लघु उत्तरीय प्रश्न है और कितने दीर्घ उत्तरीय। आपको पता दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है वो लास्ट में हमें मिलते हैं। तो ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, अब विराम देते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि जो आपको प्रश्न पत्र मिलने वाला है कक्षा 11 का गृह विज्ञान का वार्षिक का, वो किस टाइप का मिलने वाला है। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ाई करते रहें क्योंकि आप बहुत जल्द अब इंटरमीडिएट अर्थात कक्षा 12 में प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।